वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये टेस्ट नंबर है 278। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 278 तक पहुँच सकते हैं। जितने भी टेस्ट आएंगे उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार एग्ज़ाम देने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जैविक अंत्यक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा इसमें जो है सही सुमेलित होगा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रेस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। देखिए, सहजीविता, परजीविता, सहभोजिता, असहभोजिता। बताइए कौन कौन इसमें सही सुमेलित हैं। एक प्रजाति को नुकसान होता है, दूसरी अप्रभावित। एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी अप्रभावित। दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरे को नुकसान होता है। देखिए, एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरे को नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल, जो सर की जूं है, ठीक है, वो रक्त को चूसती है, या जोक पानी में चिपक जाती है, तालाब में जाते हैं तो जिसके चिपकी है उसको तो नुकसान ही हो गया ना, और जोक को फ़ायदा हो गया। तो एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरे को नुकसान, तो एक तरह से ये क्या हो गया, परजीविता का उदाहरण है। तो ये तो गलत है। एक प्रजाति को नुकसान होता है, दूसरी अप्रभावित होती है, ये है असहभोजिता। ठीक है, एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी अप्रभावित, यह है सहभोजिता। और दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, यह है सहजीविता। तो कोई भी इसमें सुमेलित नहीं है, ये सारे के सारे गैर सुमेलित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, दोनों प्रजातियों का लाभ होता है सिम्बायोसिस में, यानी सहजीविता में, और एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी अप्रभावित होती है, वो होती है सहभोजिता। ठीक है, कॉमनजैलिटी। और एक प्रजाति को नुकसान होता है, दूसरी होती है अप्रभावित, वो होती है असहभोजिता, इंटॉलरेंस। और एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी होती है नुकसान, इसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। ठीक है, परजीविता। क्वेश्चन नंबर 2 पर अजय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का सही वर्णन करता है। इनमें से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का सही वर्णन करता है इनमें से एक सरकार के नेतृत्व वाली पहल है। यह एक सरकार के नेतृत्व वाली पहल है जो भारत में ई कॉमर्स उद्योगों के लिए एक समान डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहती है। यही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत में ई कॉमर्स उद्योग के लिए एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा स्थापित एक ओपन ई कॉमर्स प्रोटोकॉल है। इसका लक्ष्य है एक सामान्य प्लेटफॉर्म प्रदान करना जो ई कॉमर्स मूल्य श्रृंखला में खरीदारों, विक्रेताओं, रसद प्रदाताओं और अन्य हितधारकों के बीच सूचना के निर्बाध प्रवाह को सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आज निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार एएसडी तंत्रिका विकासात्मक विकारों के समूह के लिए एक शब्द है और यह एक जटिल मस्तिष्क विकास विकलांगता है जो किसी व्यक्ति के जीवन में 60 वर्ष के बाद दिखाई देती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी तंत्रिका विकासात्मक विकारों के समूह के लिए एक शब्द है। ये करेक्ट है। ठीक है, पहला। लेकिन ये बच्चों में होता है, 60 वर्ष से ऊपर नहीं, गलत है। ठीक है, शुरू के 3 साल तक हो जाता है, तो गलत है दूसरा वाला, केवल पहला वाला करेक्ट है। देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी तंत्रिका विकासात्मक विकारों के समूह के लिए एक शब्द है और यह एक जटिल मस्तिष्क विकास विकलांगता है जो किसी व्यक्ति के जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान दिखाई देती है, यानी बच्चों में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार एएसडी 100 बच्चों में से एक को प्रभावित करता है। ठीक है, ये उसी तरह से हो गया टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के जैसा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं जो 50% के डिस्काउंट पर चल रही है। तर्कस संयुक्त अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है। तर्कश बताइए। भारत, अमेरिका। तो तर्कश संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशन फोर्स द्वारा तर्कस अभ्यास हाल ही में भारत के चेन्नई में आयोजित किया गया। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादियों को तेजी से बेअसर करना
बंधकों को सुरक्षित छुड़ाना और आतंकवादियों द्वारा ले जा रहे रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हिंदुस्तानी प्रचार सभा का उद्देश्य क्या था? हिंदुस्तानी प्रचार सभा का उद्देश्य था हिंदी और उर्दू के बीच एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदुस्तानी को बढ़ावा देना। देखिए, वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र के वर्धा में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की और इस संगठन का उद्देश्य हिंदी और उर्दू के बीच एक संपर्क भाषा हिंदुस्तानी को बढ़ावा देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जूस मिशन, हायाबुसा मिशन, हायाबुसा 2 मिशन, परसेवरेंस मिशन, आर्टेमिस मिशन। बताइए। क्षुद्र ग्रह का नमूना एकत्र करना, बृहस्पति के वायुमंडल और चंद्रमाओं का अध्ययन, मानव रहित परीक्षण उड़ान, मंगल पर जीवन के संकेतकों की खोज करना। टफ है, टफ। इसको एक तरह से और पूछा जा सकता है, जूस मिशन किसका? यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। हायाबुसा 2 मिशन किसका? जापानी स्पेस एजेंसी का। परसेवरेंस मिशन किसका? नासा। आर्टेमिस मिशन नासा। लेकिन पूछा ऐसे है। तो क्षुद्र ग्रह का नमूना एकत्र करना, हायाबुसा 2 मिशन, और बृहस्पति के वायुमंडल और चंद्रमाओं का अध्ययन, ये है जूस मिशन। मानव रहित परीक्षण उड़ान, आर्टेमिस 1 मिशन। मंगल पर जीवन के संकेतकों की खोज, परसेवरेंस मिशन। तो कोई भी सुमेलित नहीं है इसमें, सी है इसका आंसर। तो जूस मिशन जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एक मिशन है जो बृहस्पति के वायुमंडल और चंद्रमाओं का अध्ययन करता है, जिसमें उनकी संरचना और गतिशीलता शामिल है। आर्टेमिस 1 मिशन नासा का एक मिशन है जो ओरियन अंतरिक्ष यान और स्पेस लॉन्च सिस्टम की मानव रहित परीक्षण उड़ान है। हायाबुसा 2 मिशन की बात करें तो जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा संचालित मिशन है और जापान ने इस अंतरिक्ष यान को धरती के निकट स्थित एक क्षुद्र ग्रह पर नमूना एकत्र कर उसे धरती पर वापस लाने के लिए भेजा था। अंतिम में परसेवरेंस मिशन, ये भी नासा का मिशन है। नासा का मार्स रोवर मिशन है जिसका उद्देश्य मंगल पर जीवन के संकेतकों की खोज और भविष्य में पृथ्वी पर संभावित पुनरागमन के लिए नमूने एकत्र करना है। यूपीएससी के फेवरेट होते हैं इस तरह के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 पर अजीब निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और बच्चे आंतरिक वायु प्रदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। रेडान गैस का कार्सिनोजेनिक तत्व एक शहरी आंतरिक वायु प्रदूषण है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आंतरिक प्रदूषण से सबसे बड़े खतरे का सामना करते हैं, जहां लोग खाना पकाने और गर्म करने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी और गाय के गोबर जैसे पारंपरिक ईंधन पर निर्भर हैं। और इस तरह के ईंधन को जलाने से घर के सीमित स्थान में बड़ी मात्रा में धुआं और अन्य वायु प्रदूषक पैदा होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च जोखिम होता है। तो महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक संवेदनशील समूह हैं, क्योंकि वे अधिक समय तक घर के भीतर बिताते हैं, अधिक समय जो है घर के भीतर बिताते हैं और धुएं के संपर्क में रहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। देखिए, शहरी क्षेत्रों में कई कारणों से आंतरिक वायु प्रदूषण के संपर्क में वृद्धि होती है, जैसे कि अधिक तीव्र गति से इमारतों का निर्माण, कम वायु संचरण होता है शहरों में, और निर्माण और सजावट के लिए सिंथेटिक सामग्री का उपयोग और रासायनिक उत्पादों, कीटनाशकों और घरेलू देखभाल उत्पादों का उपयोग। रेडान की बात करें तो यह एक गैस है जो मिट्टी द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है और आधुनिक घरों में अपर्याप्त वायु संचरण होने के कारण घर के भीतर ही सीमित रहने के बावजूद भी यह गैस फेफड़ों का कैंसर का कारण बनती है। तो दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एक पारिस्थितिक तंत्र में स्थिर संतुलन की स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? कोर प्रभाव, होम्योस्टेटिस, एलिलोपैथी या इकोटोन? इसको बोलते हैं होम्योस्टेटिस। सामान्य भाषा में शरीर के अंतः वातावरण को सुरक्षित बनाए रखने की प्रक्रिया है होम्योस्टेटिस। तो कोर प्रभाव भी था। कोर प्रभाव क्या होता है? इकोटोन में सामुदायिक संरचनाओं में परिवर्तन हो रहे हैं। दो निकटवर्ती पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमण के इस क्षेत्र में प्रजातियों की किस्म और विविधता में वृद्धि की प्रवृत्ति को कोर प्रभाव के रूप में जाना जाता है।
उदाहरण के लिए जंगल और घास के मैदान के बीच इकोटोन में कुछ प्रकार की घास, झाड़ियाँ और छोटे पेड़ हो सकते हैं। होम्योस्टेटिस की बात करें तो एक पारिस्थितिक तंत्र में स्थिर संतुलन की स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को होम्योस्टेटिस कहा जाता है। विकल्प बी सही है। एलेलोपैथी क्या होती है? देखिए, यह आसपास के पौधों की वृद्धि और विकास पर पौधों के चयापचय उत्पादों का एक नकारात्मक प्रभाव है। कुछ पौधे एलेलोकेमिकल्स उत्सर्जित करते हैं जो पौधों के आसपास की अन्य प्रजातियों की वृद्धि को रोकते हैं, और यह निकटवर्ती पौधों से प्रतिस्पर्धा को कम करके पौधों को जीवित रहने में मदद करता है। ये इसका उदाहरण है। ठीक है, इकोटोन पर आ जाइए। दो निकटस्थ पारिस्थितिक तंत्रों में स्पष्ट रूप से सीमांकन नहीं होता, बल्कि मध्यवर्ती क्षेत्र को एक इकोटोन के रूप में चिह्नित किया जाता है और इसे दो सन्निकट पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए जंगल और घास के मैदान के बीच संक्रमण क्षेत्र का एक क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नाइट्रीकरण अमोनियम आयन के नाइट्रेट आयन में रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु ऐसी प्रक्रियाओं में शामिल है? नाइट्रीकरण, ठीक है, अमोनियम आयन के नाइट्रेट आयन के रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। जो जीवाणु इसमें शामिल है वो है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आ जाइए नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर, नाइट्रोजन फिक्सेशन पर। तो यह वातावरण में अकार्बनिक आणविक नाइट्रोजन का अमोनिया नाइट्रेट में रूपांतरण है और यह आवश्यक है ताकि पौधे और शैवाल प्रकाश संश्लेषण के लिए अमोनिया नाइट्रेट का उपयोग कर सकें। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में अधिकांश नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम द्वारा यह काम किया जाता है। ये नाम याद रखिएगा इसका, बैक्टीरिया का। देखिए, जीवाणु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और पौधों को जो है जीवाणु से उनकी जड़ की गांठों में प्रयोग करने योग्य नाइट्रोजन प्राप्त होती है। जब पौधे सूख जाते हैं तो वे अकार्बनिक पदार्थों के माध्यम से मिट्टी में नाइट्रोजन मिलाते हैं और मुक्त रहने वाले मिट्टी के जीवाणु जैसे कि एरोबिक एजिटोबैक्टर और एनारोबिक क्लॉस्ट्रीडियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी किया जाता है। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के मामले में साइनोबैक्टर यानी नीली हरी शैवाल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। देखिए, नाइट्रोजन चक्र में जो है शामिल अन्य प्रक्रियाएं जैसे कि अमोनीकरण और नाइट्रिफिकेशन, ये इम्पोर्टेंट है, अलग अलग करके सवाल बना सकता है। डीनाइट्रीकरण अपना पूछा क्या गया था, नाइट्रिफिकेशन पूछा गया था। ठीक है, यह दो चरणों में अमोनियम आयन का नाइट्रेट आयन में रूपांतरण है। सबसे पहले एरोबिक जीवाणु नाइट्रोसोमोनास अमोनियम आयन को नाइट्रेट आयन में ऑक्सीकृत करता है और दूसरे एक अन्य एरोबिक जीवाणु नाइट्रोबैक्टर NO2 को NO3 में ऑक्सीकृत करता है। तो एक करेक्ट है, अमोनीकरण को पढ़ लीजिएगा, अमोनिफिकेशन को, और एक है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, यह निश्चित नाइट्रोजन को वापस आणविक नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जीवाणु स्यूडोमोनास द्वारा संपन्न की जाती है। इसका नाम याद रखिए, जो नाइट्रेट आयन को नाइट्रोजन यानी N2 में अवकृत कर देता है। और डीनाइट्रीकरण आवासीय स्थितियों में होता है जो आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र में आम है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्लस्टर को परिभाषित करता है? रिहायशी इलाकों में रात में आसमान का चमकना, प्रकाश का उस स्थान पर गिरना जहां इसकी आवश्यकता नहीं होती, और प्रकाश स्रोतों का चमकीला, भ्रमित और प्रचुर समूह या अत्यधिक चमक जो दृश्यता में अवरोध का कारण बनती है। इसको तो चकाचौंध बोलते हैं, ग्लेयर। क्लस्टर प्रकाश स्रोतों का चमकीला, भ्रमित और प्रचुर समूह। सी है इसका आंसर। ठीक है, सी। देखिए, प्रकाश प्रदूषण है सब ये। प्रकाश प्रदूषण यानी कृत्रिम प्रकाश का अनुचित या अत्यधिक उपयोग, जिसे प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पोल्यूशन LP के रूप में जाना जाता है। इसके मानव, वन्य जीवन और जलवायु पर जो है गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। प्रकाश प्रदूषण के घटकों में क्या क्या शामिल है? चकाचौंध यानी ग्लेयर, स्काई ग्लो, और प्रकाश अतिचार यानी लाइट ट्रेसपास। अत्यधिक चमक जो दृश्यता में अवरोध का कारण बनती है उसको बोलते हैं ग्लेयर, चकाचौंध।
और रिहायशी इलाकों में रात में आसमान का चमकना यानी स्काई ग्लो, और प्रकाश का उस स्थान पर गिरना जहां इसकी आवश्यकता है ही नहीं यानी लाइट ट्रेसपास, प्रकाश का अतिचार। क्लस्टर क्या है? प्रकाश स्रोतों का चमकीला, भ्रमित और प्रचुर समूह। तो सी करेक्ट है। 11वां प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्राकृतिक कृषि में जैविक या केंचुआ खाद का उपयोग नहीं किया जाता और इसके अंतर्गत मिट्टी की जुताई और निराई नहीं की जाती और खनिजों का उपयोग करके मृदा में सूक्ष्म पोषक सुधार किया जा सकता है। कौन सा करेक्ट है? प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग, देखिए इसके अंतर्गत मृदा की न जुताई की जाती है ना निराई की जाती है, सही है ये बात। और प्राकृतिक कृषि में जैविक या केंचुआ खाद का उपयोग भी नहीं किया जाता है, ये भी सही है। तो जब ना निराई की जा रही ना जुताई की जा रही तो खनिजों का उपयोग क्यों करेंगे भाई इसमें हम? गलत है ये वाला डी। ठीक है, तो थर्ड को एलिमिनेट कर दो, केवल एक और दो, ए है इसका आंसर। तो प्राकृतिक कृषि को रसायन मुक्त खेती के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें केवल प्राकृतिक आदानों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक कृषि में जैविक या केंचुआ खाद और खनिजों का प्रयोग वर्जित है। साथ ही इसमें मृदा की जुताई नहीं होती, ना निराई होती है, ना गुड़ाई होती है। तो इसमें खनिजों का उपयोग नहीं किया जाता। तो पहला दूसरा करेक्ट है और तीसरा है इनकरेक्ट। सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, जल अधिनियम, वायु अधिकार अधिनियम, वायु अधिनियम यानी जल का प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। उपरोक्त अधिनियमों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, बताइए। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जैव विविधता अधिनियम यह है 2002 का और जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम यह है 1974। वन अधिकार अधिनियम यह है 2006 का और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम यह है 1981 का। तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर 1972, उसके बाद आ गया 1974, ठीक है, 1 और 4, एक से एलिमिनेट हो गया है तो ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 1986। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के उपरांत हमारे देश द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु ठोस विधायी कदम उठाए गए, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1972 में, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और इसके बाद आ गया वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में, और वन अधिकार अधिनियम 2006 में। हो गया। तो इसी हिसाब से क्या हो गया, 1-6, ठीक है, 1-4-6-2-3-5, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ग्राफीन दुनिया में सबसे अधिक विद्युत और ताप प्रवाहकीय सामग्री है। ग्राफीन का तीव्रता के साथ डीएनए अनुक्रमण व दवा वितरण में अनुप्रयोग होता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ग्राफीन से रिलेटेड, सी है इसका आंसर। तो ग्राफीन एक हेक्सागोनल जालिका में व्यवस्थित कार्बन के एक रूप में ग्रेफाइट से बने ग्राफीन अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है और कई आश्चर्यजनक गुणों के साथ ग्राफीन अपने आप में एक उल्लेखनीय पदार्थ है। ठीक है, लचीला है, पारदर्शी है और अविश्वसनीय रूप से मजबूत होने के साथ साथ दुनिया में सबसे पतला और सबसे अधिक विद्युत व तापीय प्रवाहकीय सामग्री है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया और दूसरा वाला भी करेक्ट है। देखिए इसे प्राय अपने असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स गुणों के लिए एक अद्भुत सामग्री के रूप में जाना जाता है। ग्राफीन जो है इंडियम की जगह ले सकता है और इस तरह स्मार्टफोन में OLED यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड स्क्रीन की लागत को कम कर सकता है। ठीक है, दूसरा वाला भी सही है, डीएनए अनुक्रमण वाला। इसके स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं, सोच रहा हूँ एक्सप्लेनेशन को छोड़ दूँ। चलिए
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन तीन स्टेटमेंट हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों तथा उनके संसाधनों के संरक्षण और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग हेतु रूपरेखा प्रदान करता है। चिल्का झील भारत की एकमात्र आर्द्र भूमि है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है और भारत के कुल क्षेत्र का 4.6% भूभाग आर्द्र भूमि के रूप में है। ये दूसरी वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले टेस्ट सीरीज में, दो मणिपुर की लोकटक झील और राजस्थान का केवलादेव, केवल ये दो हैं जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में। चिल्का झील थोड़ी, ये चिल्का झील थी, कभी हटा दिया उसको। करो एलिमिनेट जरा दूसरे को। देखिए, रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि तथा उनके संसाधनों के संरक्षण और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग हेतु रूपरेखा प्रदान करता है, पहला करेक्ट है। और भारत के कुल भू क्षेत्र का 4.6% भूभाग आर्द्रभूमि के रूप में है, क्या ये सत्य है? तीसरा वाला स्टेटमेंट, हाँ ये तीसरा सही है, पहला सही है, एक और तीन सही है, दो हटा दीजिए। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के एक भाग के रूप में आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आर्द्रभूमि पर हुए कन्वेंशन, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, एक अंतर सरकारी संधि है। यह आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और इस कन्वेंशन को वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था, जो वर्ष 1975 में लागू हुआ। तब से लेकर अब तक विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों से संयुक्त राष्ट्र के लगभग 90% सदस्य कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज को अपना चुके हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को अपना चुके हैं। और भारत में 42 स्थल हैं जिन्हें आर्द्रभूमि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व यानी रामसर स्थल का नामित किया गया है। ठीक है, भारत में 42 स्थल जिन्हें आर्द्रभूमि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का नामित किया गया है, यानी ये रामसर स्थल। और वर्तमान में भारत की दो आर्द्रभूमि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। कौन कौन सी हैं वो? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का और मणिपुर की लोकटक झील। चिल्का झील उड़ीसा को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, तो केवल दो ही याद रखिएगा, मणिपुर की लोकटक, राजस्थान का केवला देव। और भारत में लगभग 4.6% भूमि आर्द्रभूमि के रूप में है, जो 15.26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। तो सही तो है तीसरा। ठीक है, करेक्ट है तीसरा, दूसरा इनकरेक्ट है। और रामसर स्थलों के रूप में घोषित आर्द्रभूमियों के सम्मेलन के सख्त दिशा निर्देशों के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। और वर्तमान में वैश्विक स्तर पर देखें तो 2300 से अधिक रामसर साइट्स विद्यमान है। और हाल ही में लद्दाख में स्थित है सोकर आर्द्रभूमि, इसको जो है भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज समुद्री शैवाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? समुद्री शैवाल एल्गी ब्लूम के लिए जिम्मेदार अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। मन्नार की खाड़ी में समुद्री शैवाल पाए जाते हैं। समुद्री शैवाल समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले भारी धातुओं को अवशोषित कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो जरा ये टेस्ट यूपीएससी स्पेशल हो गया, स्टेट पीसीएस से ऊपर चला गया इसका लेवल। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। देखिए, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद TIFAC ने समुद्री शैवाल मिशन की शुरुआत की है। समुद्र में कृषि उद्योग, मत्स्य पालन, घरों से निकलने वाला जो कचरा है वो शैवाल प्रस्फुटन, समुद्री रासायनिक क्षति आदि का कारण बनता है। समुद्री शैवाल अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करते हैं। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है। गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी में चट्टानी अंतर ज्वारीय क्षेत्र और निचले अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में कई समुद्री प्रजातियों की समृद्ध आबादी है। देखिए, जलीय जीव आयरन पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बहुत अधिक निर्भर रहते हैं और जब इस खनिज की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है तो समुद्री शैवाल इसका अवशोषण करके समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान से बचा लेते हैं। समुद्री शैवालों द्वारा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले अधिकांश भारी धातुओं को अवशोषित कर लिया जाता है। तीसरा वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वान कन्वेंशन, आईची लक्ष्य, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो वान कन्वेंशन प्रवासी प्रजातियों से संबंधित, आईची लक्ष्य जैव विविधता संरक्षण से, कार्टाजेना जीवित संशोधित जीव, बहुत पूछते हैं इसको,
और नागोया प्रोटोकॉल आनुवांशिकता से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान। कोई इनमें से कोई नहीं वाला भी ऑप्शन है क्या कोई? ऐसा तो कोई नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि सारे के सारे सही सुमेलित हैं ये। ठीक है। वान कन्वेंशन प्रवासी प्रजातियों से, आईची लक्ष्य जैव विविधता संरक्षण से, कार्टेजना प्रोटोकॉल जीवित संशोधित जीव, और नागोया प्रोटोकॉल आनुवांशिकता से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 वाला। तो वान कन्वेंशन ये है, ठीक है। आईची लक्ष्य ये है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। और कार्टेजना प्रोटोकॉल तो कई बार कराया है मैंने, संशोधित जीवों से नागोया प्रोटोकॉल भी। नागोया प्रोटोकॉल जिसे एबीसी प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच व लाभ साझेदारी से संबंधित है, और इस प्रोटोकॉल को जापान के नागोया में जैव विविधता अभिसमय पर पक्षकारों के 10वें सम्मेलन के दौरान स्वीकार किया गया था। ये साइंस का क्वेश्चन है, जब किसी पेंडुलम घड़ी यानी लोलक घड़ी को पहाड़ पर या किसी खाद्यान्न में ले जाया जाता है तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। जब किसी पेंडुलम घड़ी को या लोलक घड़ी को पहाड़ पर या किसी खाद्यान्न में ले जाया जाता है तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, सरल लोलक का आवर्तकाल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लोलक का आवर्तकाल टी प्रभावी लंबाई के मूल के आनुपातिक होता है। यदि पेंडुलम की प्रभावी लंबाई 4 गुना बढ़ जाए तो आवर्तकाल 2 गुना बढ़ जाएगा। लोलक का आवर्तकाल टी गुरुत्व त्वरण जी के मूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण के लिए, जब पेंडुलम घड़ी को पहाड़ पर या किसी खाद्यान्न में ले जाया जाता है तो जी का मान कम हो जाता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है और घड़ी जो है धीमी हो जाती है। तो ये करेक्ट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। स्काई ग्लो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से रिहायशी इलाकों में आसमान का चमकना, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षित फ्लड लाइट और बाहरी सजावटी रोशनी स्काई ग्लो का कारण बनता है। यह प्रकाश प्रदूषण के घटकों में से एक है। ये ऊपर था सवाल एक, ठीक है। प्रकाश प्रदूषण था किसी भी क्वेश्चन में। बिल्कुल सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। स्काई ग्लो है, एक ग्लेयर है, एक प्रकाश अतिचार है। तो रात के समय रिहायशी इलाकों में आसमान का चमकना, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षित फ्लड लाइट और बाहरी सजावटी रोशनी स्काई ग्लो का कारण बनता है। करेक्ट हो गया पहला। स्काई ग्लो शहरों में और उनके आसपास रात के समय आकाश में प्रकाश की एक सर्वव्यापी चादर है जो सबसे चमकीले सितारों को छोड़कर सभी को अवरुद्ध कर सकती है। यह प्रकाश जो है सीधे रात्रिचर यानी रात में जो सक्रिय होते हैं जीवों की आंखों पर पड़ता है तथा उन्हें मार्ग से भटकाने का काम करता है। देखिए, स्काई ग्लो प्रकाश प्रदूषण के घटकों में से एक है और प्रकाश प्रदूषण आमतौर पर 3 मुख्य घटकों से बना है: स्काई ग्लो, चकाचौंध यानी ग्लेयर, और प्रकाश अतिचार यानी लाइट ट्रेसपास। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों ये। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? यह एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ खगोलीय घटना है जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के सबसे अंधेरे हिस्से से गुजरता है, जिसे इसकी प्रतिछाया के रूप में जाना जाता है। यह लाल रंग की आभा को निर्मित करता है। निम्नलिखित में से किस खगोलीय घटना का वर्णन ऊपर किया गया है? ब्लड मून, ब्लू मून, सूर्य ग्रहण या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ब्लड मून। ठीक है, ब्लड का कलर कैसा? लाल, तो मून लाल हो जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लड मून। देखिए, ब्लड मून जिसे आमतौर पर पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में जाना जाता है, यह स्थिति तब निर्मित होती है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के सबसे अंधेरे भाग से गुजरता है, जिसे पृथ्वी की चंद्र छाया या प्रतिछाया के रूप में जाना जाता है, और लाल रंग के कारण इसे ब्लड मून कहा जाता है। ये कल या परसों हुआ था, अगर आपने देखा हो तो। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। यह भारत की पहली पारंपरिक स्वदेशी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। यह काफ़ी हद तक एक बैलिस्टिक होने के साथ उड़ान में युद्धाभ्यास कर सकती है। यह एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर द्वारा संचालित है। इसकी तुलना चीन के डोंगफेंग 12 और रूसी इस्कंदर मिसाइल से की जा सकती है, और यह 150 से 500 किलोमीटर तक लगभग 350 किलोग्राम से 700 किलोग्राम के पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है।
निम्नलिखित में से किस मिसाइल का वर्णन उपरोक्त विवरण में किया गया है? कौन कौन सी मिसाइल दे रखी हैं? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, प्रलय मिसाइल, अग्नि मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देखिए, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तो वो होती है ना जिसको कंधे पर भी छोड़ सकता है, ठीक है, कंधे पर रखकर छोड़ा जा सकता है। तो उसकी क्षमता तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता 150 से 500 किलोमीटर, वो तो 400 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक या 200 मीटर से लेकर कम से कम 4 किलोमीटर तक होगी, ठीक है, यानी अंडर 4 किलोमीटर के बीच में। तो इसको तो पहले हटा दीजिए। अग्नि की क्षमता इससे ज़्यादा है, तो अग्नि को भी हटा दीजिए। ऊपर की दूसरी लाइन को पकड़िए। यह भारत की पहली पारंपरिक स्वदेशी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। यह काफ़ी हद तक बैलिस्टिक होने के साथ उड़ान में युद्धाभ्यास कर सकती है। यह एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर द्वारा संचालित है। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रलय मिसाइल की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रलय मिसाइल जो है एक स्वदेशी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो भारतीय सेना को उसकी युद्ध लड़ने की क्षमताओं हेतु सशक्त बनाएगी। प्रलय जो है भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको याद रखिएगा। भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? प्रलय। तो 20 क्वेश्चन थे ये, ठीक है। स्टेटमेंट थोड़े बड़े हो गए। इन सभी का PDF आप प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। धन्यवाद।